हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज के इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फॉस्फेजिन्स, ठीक है, यानी कि फॉस्फोरस नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि हम एग्जाम्स की बात करें, आपका नेट हो गया, गेट हो गया, इवन आईआईटी जैम भी और सेट भी। तो इसके पहले भी काफी सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर आ चुके हैं, इवन आपके आरपीएससी के एग्जाम में भी। यस, तो इसलिए मैं आज ये टॉपिक लेकर आया हूँ फॉस्फेजिन। सारी चीजें इन डिटेल देखेंगे इस वीडियो में, तो आपको और कोई चीजें यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम फॉस्फेजिन्स। अब देखिए फॉस्फेजिन्स, देखिए क्या होते हैं। पॉइंट्स वाइज सारी चीजों को हम कवर करेंगे, आपको बाकी और चीजें रिफर करने की जरूरत ही ना पड़े। अब देखिए इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, इट्स जनरल फॉर्मूला इज, इसका जनरल फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, यहां पर x, यहां पर x, डबल बॉन्ड n और n, और जो फॉस्फोरस के ऊपर चार्ज होता है वो होता है आपका +5, और जो नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज होता है यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है, इफ n इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6, तो ये हो जाएगा आपका, देन इट इज साइक्लिक फॉस्फेजिन। ये क्या हो जाएगा फिर आपका, साइक्लिक फॉस्फेजिन। एंड इफ n इज इक्वल्स टू 7, 8, 9, देन इट इज, ये क्या हो जाएगा फिर आपका, पॉलीफॉस्फेजिन। ये हो जाएगा आपका एक पॉलीफॉस्फेजिन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। और आपके पास अगर कुछ ऐसा है, इफ NPX2N, और अगर n आपका 7, 8, 9 यूनिट्स है, then this polyphosphazine is called as inorganic rubber, is called as इनऑर्गेनिक रबर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक रबर। अब इसके बाद होती है हमारी शुरुआत प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फेजिन्स की। क्वेश्चन यहां से ज्यादा पूछा जाता है, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फेजिन्स। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले है हमारे पास रिएक्शन NPCl5 प्लस NNH4Cl in presence of dichloromethane CH2Cl2 130 डिग्री सेल्सियस विल गिव N डबल बॉन्ड P Cl, और यहां पर आएगा आपका N प्लस 4NHCl। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास 3PCl5 प्लस 3NH4Cl है इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 और हीटिंग करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर आपका N डबल बॉन्ड P Cl3 प्लस 12HCl। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं 4NHCl, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्योंकि कितने मोल्स ऑफ HCl आपके बाहर जाएंगे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 3 है, तो ये 3 × 4 12 मोल्स ऑफ HCl हो जाएगा। अगर मैं लिखूं 4PCl5 प्लस 4NH4Cl इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 अगेन गिविंग हीटिंग 150 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर ClCl और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 प्लस 16HCl। ठीक है, तो ये हो गई कुछ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फेजिन्स। अब ये तो चलो नॉर्मल प्रिपरेशन की बात हो गई। अगर हमें इसका यील्ड इंक्रीज करना है, ठीक है, मेथड फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड, अगर हमें यील्ड इंक्रीज करना है तो उसके लिए और एक प्रिपरेशन मेथड होती है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, क्या पता इसके ऊपर भी सवाल पूछ ले एग्जाम में। तो देखिए, तो ये रिएक्शन होती है हमारे पास NPCl5 प्लस, अब NH4Cl की जगह यहाँ पर यूज किया जाता है SiH3 थ्राइस।
इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 विथ 130 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका N डबल बॉन्ड P Cl2N प्लस 3N Cl SiMe3। ठीक है, ये आपकी एक जनरल रिएक्शन हो जाती है। तो आपको याद रखना है, अगर ऐसा H3 हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, फिर यहाँ पर ऐसा H3 आएगा, Me3 नहीं आएगा, ऐसा H3 थ्राइस। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर आपका यील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आप देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर 3PCl5 प्लस NSiH3 थ्राइस CH2Cl2 विथ 130 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड PCl2 थ्राइस यानी कि N3P3 Cl6 फॉर्म हो जाएगा प्लस 9Cl SiH3 थ्राइस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है, अगर हमारे पास NH4Cl है तो एक नॉर्मल यील्ड मिलेगा, बट अगर हमें यील्ड को इंक्रीज करना है तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, NSiH3 हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए अब जो स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेजिन है ना, थोड़ी सी उसकी बात करते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेजिन, अब देखिए 3PCl5 प्लस 3NH4Cl in presence of CH2Cl2 130 डिग्री सेल्सियस गिव्स P3N3Cl6। ये है आपका एक फॉस्फेजिन। अभी स्ट्रक्चर में क्या क्या हमें चीजें देखने को मिलती है वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर होता है Cl Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, ये भी Cl और ये भी Cl होगा। अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलता है वो होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये जो फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर है ना आपको p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग इज सीन। और इसका पॉइंट ग्रुप है, इसका जो आपका पॉइंट ग्रुप है वो है आपका D3H। क्या पॉइंट ग्रुप है भाई, D3H। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जो पॉइंट ग्रुप है आपका वो है आपका D3H। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास, वो भी हम देखते हैं, कंपैरिजन पूछते हैं किसके किसके बीच में। देखिए कंपैरिजन बिटवीन फॉस्फेजिन, कंपैरिजन बिटवीन फॉस्फेजिन, बोरेजिन एंड बेंजीन। अब देखिए ये है आपका फॉस्फेजिन, वापस से एक बार ड्रॉ करते हैं यहां पर। ठीक है, ये Cl, यहां पर भी Cl Cl, ये हो गया आपका एक फॉस्फेजिन P3N3Cl6। अब बोरेजिन की अगर मैं बात करूं तो अब यहां पर क्या होगा, देखिए ये है एक आपका एक बोरेजिन B3N3H6। और बेंजीन तो आप सबको पता है, ये होता है आपका बेंजीन C6H6। अब सबके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, आपको एक चीज पता चल जाएगी। देखिए अगर हम इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, आपको पता है नाइट्रोजन फैमिली का है, तो 5 × 3 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × 7, सबके आपके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने कंसिडर किए। सो 15 प्लस 15 प्लस 42, तो ये हो जाएगा आपका 72 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक 72 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, बोरॉन के वैलेंस में 3 होते हैं, प्लस 5 × 3 प्लस 6, तो इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे
30 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये कितने हो जाएंगे भाई? 30 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं बेंजीन की बात करूँ तो देखिए 4 × 6 + 6 इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे? ये भी आपके 30 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 30 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देख सकते हो जिनके जिनके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उनको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आप एक चीज लिख सकते हैं यहाँ पर, बोरेजिन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन। बोरेजिन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन। तो एक चीज हमें ये पता होती है कि फॉस्फेजिन जो है आपका वो किसी से भी आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। बोरेजिन और बेंजीन एक दूसरे के यहाँ पर क्या है भाई? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि उनके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो काउंट है वो सेम है। तो ये एक पॉइंट यहाँ से पूछते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो इसको आप बक्से में डाल दीजिए। चलिए, आई थिंक यहां तक तो चीजें क्लियर होगी। अब लिखते हैं थोड़ा सा एरोमेटिसिटी ऑर्डर। क्वेश्चन यहां से भी बनता है एरोमेटिसिटी ऑर्डर। जो एरोमेटिसिटी ऑर्डर है ना वो है आपका बेंजीन, फिर इसके बाद है आपका बोरेजिन, और फिर उसके बाद है आपका फॉस्फेजिन। ये है आपका एरोमेटिसिटी ऑर्डर। और वही अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं, किसकी? रिएक्टिविटी ऑर्डर की। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑब्वियसली आपके एरोमेटिसिटी ऑर्डर के ऑपोजिट हो जाएगी ना, क्योंकि एरोमेटिक है तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो उतना ज्यादा रिएक्ट क्यों करेगा भाई वो। ऑब्वियसली रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगी आपकी? सबसे रिएक्टिव हो जाएगा आपका फॉस्फेजिन, फिर सबसे बीच में आएगा आपका बोरेजिन, और सबसे कम जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑब्वियसली कौन सा? बेंजीन। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। चलिए, अब ऐसा है क्या कि P3N3Cl6 यही सिर्फ बोरेजिन है? तो ऐसा नहीं। जो फॉस्फोरस नाइट्रोजन कंपाउंड्स हम बोलते हैं ना, वहां पर और भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स आते हैं, तो उनके भी कुछ ना कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अब यहां पर हम बात करेंगे थोड़ा सा P4N4Cl8 की, ठीक है। P4N4Cl8। अब ये जो होता है ना आपका P4N4Cl8 इज कैसा होता है? इज पकर्ड अरेंजमेंट। इज पकर्ड अरेंजमेंट। इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? पकर्ड अरेंजमेंट। और ये एग्जिस्ट कैसे करता है? देखिए, इट एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म। कैसे एग्जिस्ट करता है भाई? इट एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म, यानी कि स्टेबल होता है ये। इट एग्जिस्ट इन चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म, ठीक है। अब ये चेयर फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है और बोट फॉर्म में थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, तो उसको हम कह सकते हैं मेटास्टेबल। क्या कह सकते हैं हम? मेटास्टेबल। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसे कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, ये सारे हो गए आपके डबल बॉन्ड। तो ये बन गया आपका एक कौन सा? ये आपका चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म। और वही अगर मैं बोट फॉर्म की बात करूं तो वो देखिए वो कैसे होता है। यहाँ पर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, तो ये है आपका एक बोट फॉर्म। ये है आपका बोट फॉर्म, ठीक है। तो आपका बोट फॉर्म जो है वो मेटास्टेबल में होता है, और जो चेयर फॉर्म है आपका वो ज्यादा स्टेबल होता है इन केस ऑफ P4N4Cl8। अब ये P4N4Cl8 हो गया। अब क्लोरीन की जगह फ्लोरीन होता है ना, तब और कुछ चीजें चेंज हो जाती है। वो देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है। किसके ऊपर? P4N4F8। अब ये जो P4N4F8 है ना, P4N4F8 एग्जिस्ट इन प्लेनर फॉर्म। ऐसा क्यों भाई? एग्जिस्ट इन प्लेनर फॉर्म ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ठीक है। P4N4F8 एग्जिस्ट इन प्लेनर फॉर्म ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। देखिए, इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं यहां पर हम।
ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका फ्लोरीन, यहाँ पर भी है फ्लोरीन, यहाँ पर है फ्लोरीन, यहाँ पर भी है फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, ये भी है आपका फ्लोरीन फ्लोरीन। तो ये आपका कैसे करेगा, ड्यू टू प्लेनर फॉर्म होगा, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, चलिए ये एक चीज इंपॉर्टेंट थी। और एक लास्ट पॉइंट देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ फॉस्फेजिन्स। यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, ये चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। एप्लीकेशंस ऑफ फॉस्फेजिन्स, अब एप्लीकेशन में क्या पार्ट आएगा देखिए, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, सबसे पहला। सेकेंड पॉइंट इज it is used in artificial blood organs, it is used in artificial blood organs। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है आपका, it is used in preparation of फायर ब्रिगेड जैकेट्स। जो हम देखते हैं ना फायर ब्रिगेड के जो जैकेट्स होते हैं ना, इसके प्रिपरेशन में आपका फॉस्फेजिन्स यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं फॉस्फेजिन्स के ऊपर। आई थिंक इतना सफिशिएंट है। अब इन चीजों को पढ़ के जाएंगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैक्सिमम जो हम इंपॉर्टेंट देखते हैं, ये एरोमेटिसिटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, फिर आपका ये जो फॉस्फेजिन का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर फिर आपका कंपैरिजन करते हैं फॉस्फेजिन, बोराजिन और बेंजीन के बीच में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इतना सफिशिएंट था इस सेक्शन में, तो इतना ही आपको रिवाइज करते जाना है अगर आप फॉस्फेजिन्स पढ़ के जा रहे हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।